स्टार्ट किया जाए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आज लास्ट लेक्चर है। और सिर्फ दो हेडिंग है, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है और एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है। तो हेडिंग डालें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें रटने वाले ही हैं। जो रटने वाली बातें हैं वो आप याद कर लीजिएगा बस। जैसे पहला सवाल है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, तो कहोगे 1990 में स्टार्ट हुआ। और कब कंप्लीट हुआ, तो 2003 में कंप्लीट हुआ। तो कितने साल चला, 13 ईयर चला। लेकिन क्रोमोसोम 1 की जो सीक्वेंसिंग है वो मई 2006 में कंप्लीट हुई, एक अलग सवाल है। फिर था ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग किसने किया, तो इसमें यूएसए का एक डिपार्टमेंट है, जिसमें वेलकम ट्रस्ट ये लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस का। और वेलकम ट्रस्ट कहाँ का, यूके का। वैसे कभी पूछा नहीं गया, बाकी और देश भी इसमें इन्वॉल्व है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो ये सब लोग स्टार्ट किए। पर्पज क्या है, तो पर्पज क्या है कि ह्यूमन में पाए जाने वाले जितने भी बेसेज हैं उनका सही सीक्वेंस पता हो सके। सही सीक्वेंस पता क्यों करोगे, तो फिर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में, कि ये बेस सीक्वेंस से ये डिजीज जुड़ी हुई है या इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल हो सकता है। तो मेन गोल क्या है, तो मेन गोल ये है कि हम लोगों के जीनोम में जितने टोटल जीन हैं उनकी संख्या पता हो सके, और ये भी पता हो सके कि जो टोटल कितने बेस हैं। तो हम लोगों में जो बेस की संख्या है वो डिप्लॉयड में 6.6 गुणे 10⁻9 है, जबकि हेप्लॉयड में 3.3 गुणे 10⁻9 है। कहने का मतलब ये है कि 3.3 गुणे 10⁻9 ही तो जीनोम हुआ, हेप्लॉयड वाले को जीनोम बोलते हैं। तो इतने बेस का सही सीक्वेंस क्या है ये पता करना, और फिर इसका बहुत सारे अलग सेक्टर में इस्तेमाल करना, ये इसका गोल है। अब कैसे करेंगे वो एक अलग प्रोसेस है। तो कुछ रटने वाली बातें पहले उसको लिख लेते हैं। हेडिंग डाल दीजिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ, तो 1990 में। और कंप्लीट कब हुआ, 2003 में। तो प्रोजेक्ट कितने साल चला, 13 ईयर प्रोजेक्ट। लेकिन कंप्लीट में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट क्रोमोसोम, की जीन सीक्वेंसिंग कब कंप्लीट हुई, मई 2006। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया बाय यूएस डिपार्टमेंट
ऑफ एनर्जी एंड नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट। इसमें यूके का वेलकम ट्रस्ट और कुछ अदर कंट्रीज जैसे जापान, चाइना और कौन सा लिखा है, फ्रांस, जर्मनी, ईटीसी। रटने वाले सवाल ही है कि प्रोजेक्ट का जो कास्ट है वो कास्ट ऐसे निकाला गया है कि लगभग लगभग $3 पर बेस पेयर के हिसाब से निकालेंगे तो टोटल 9 बिलियन $, ये कास्ट आएगी। डाटा अगर स्टोर करेंगे तो बुक में स्टोर करेंगे। कितनी किताबें लगेंगी? 3200, 3300। कैसे लगेंगी? तो एक बुक में लगभग लगभग 1000 पेज होंगे और एक पेज में 1000 वर्ड्स या लेटर होंगे। वर्ड्स हैं कि लेटर? देखो लेटर है। सब डाटा रटने वाला है। ह्यूमन में हेप्लॉइड क्रोमोसोम में जो टोटल जीन होते हैं उसी को जीनोम कहते हैं। तो फिर ह्यूमन जीनोम में लगभग लगभग 3.3 गुणे 10⁹ बेस पेयर है। ये मोटा मोटा निकालोगे, 3.3 को 3 लिख ले तो लगभग लगभग 3 बिलियन बेस पेयर है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या है? तो ये जो टोटल 3 बिलियन बेस हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो पहला गोल है आइडेंटिफाई करो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस। और दूसरा है कि कई बेस मिल करके एक जीन बनता है, तो आइडेंटिफाई करो टोटल जीन कितने हैं।
टोटल जीन इन ह्यूमन जीनोम। अब टोटल जीन कितने, तो जो एस्टीमेट है वो काफी ज्यादा है, लगभग लगभग एनसीईआरटी में दिया है 40,000 से 80,000 के आसपास जीन एस्टीमेट किए गए थे, लेकिन निकले कितने, 30,000 निकले। यहाँ गोल वाले में जो संख्या लिखी हो 20 से 25,000 लिखी है, तो एस्टीमेट में ऐसे लिखा है, या तो आप कहो 20 से 25,000, या तो 40 से 80,000, लेकिन है क्या, एक्चुअल संख्या 30,000 जीन है। चालीस हजार ये एस्टिमेटेड है। तो पहले अंदाजा था कि 20 से 25,000 होंगे, फिर अंदाजा कहा गया नहीं 80,000 से 1,40,000 होंगे, फिर पता कितना चला, 30,000 पता चला। तो 30,000 ही संख्या आंसर सही लगाइएगा। जब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली गई तो उसके बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि लाओ कुछ और भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम की सीक्वेंसिंग करें जो ह्यूमन ना हो, मतलब नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जिसकी सीक्वेंसिंग की गई। उनकी लिस्ट एनसीईआरटी में दी है, तो वो लिख लेते हैं। सम नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई। अब वो कौन कौन से नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, तो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई वो कई लोग हैं, जैसे बैक्टीरिया की गई, ईस्ट, चीनो, रेप्टाइटिस, एलिगेंस। इसके अलावा ड्रोसोफिला, कुछ प्लांट की, राइस, अरेबिडोप्टिस। ये क्या है, तो ये एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। मेथड ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, सुन लीजिए फिर लिखिएगा, देख लीजिए जरा। कहा जीनोम सीक्वेंसिंग की दो मेजर अप्रोच हैं। अब कौन सी दो मेजर अप्रोच, सुन लीजिए। तो पहली अप्रोच ये है कि एक, या तो आप सिर्फ और सिर्फ केवल उन्हीं जीन की सीक्वेंसिंग करो या उन्हीं जीन को आइडेंटिफाई करो जो एक्सप्रेस होते हैं आरएनए के फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारा हम लोगों के जीनोम का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। अगर वो हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में है तो वो एक्सप्रेस होकर के आरएनए बनाएगा नहीं, और अगर उससे आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, उसके होने का फिर कोई मतलब नहीं है। आप उस डीएनए के सीक्वेंस को पता करो जो एक्सप्रेस होता हो।
अगर एक्सप्रेस ही नहीं होता है तो जान के भी क्या करोगे, उसका कहीं इस्तेमाल तो कर नहीं पाओगे। तो पहला तरीका है, पहली अप्रोच ये है कि उन सभी जीन को आइडेंटिफाई कर लो जो एक्सप्रेस करते हो अपने आप को आरएनए के फॉर्म में। अब आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगा। ऐसे किसी भी सीक्वेंस को एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस टैग कहते हैं, ईएसटी कहते हैं। तो एक तो है कि केवल ईएसटी ही पता करो, मतलब आप कह सकते हो एक्जान और इंट्रान में से जो एक्जान वाला पार्ट है वही तो आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, इंट्रान एक्सप्रेस होता है लेकिन बाद में मिलता नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप टोटल जितने भी जीन हैं या होल सीक्वेंस को ही आप आइडेंटिफाई कर लो। पहले पूरा सीक्वेंस पता कर लो, जैसे मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल सीक्वेंस है, फिर बाद में बताओ कि ये वाला सीक्वेंस एक्सप्रेस करेगा, ये वाला सीक्वेंस एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये वाला फिर एक्सप्रेस करेगा। तो बात तो वही है, चाहे आप पहले पूरा सीक्वेंस कर लो फिर बाद में आइडेंटिफाई करो कि ये एक्सप्रेसिंग है और ये नॉन एक्सप्रेसिंग है, या कोडिंग है ये नॉन कोडिंग है। इस एक्सप्रेस बताने को सीक्वेंस ए नोटेशन कहते हैं। यदि आप किसी चीज़ की व्याख्या करते हो तो उसी को सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस का कर रहे हो तो सीक्वेंस एक नोटेशन कहेंगे। किसी भी चीज़ की व्याख्या करो उसको ए नोटेशन कहते हैं। अब सीक्वेंस की व्याख्या करोगे तो सीक्वेंस ए नोटेशन कहेंगे। तो दो यहाँ अप्रोच है। पहला अप्रोच है कि केवल उन्हीं जीन को आइडेंटिफाई करो जो अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो। एक अप्रोच ये है, जो आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे उनको एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस टैग कहेंगे, ईएसटी कहेंगे। दूसरा तरीका है कि आप पहले होल जीनोम की सीक्वेंसिंग कर लो और बाद में फिर आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कोडिंग है और कौन नॉन कोडिंग है। इसको हम लोग सीक्वेंस ए नोटेशन कहते हैं, लिख लीजिए। तो दो अप्रोच हैं। तो फर्स्ट अप्रोच ये है कि आइडेंटिफाई करो ऑल जीन दैट एक्सप्रेस एज आरएनए, और इनको कहते हैं एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस टैग्स, शॉर्ट फॉर्म में ईएसटी कहते हैं। तो वो जिससे आरएनए बने केवल उनको पता करो। और दूसरी अप्रोच है क्या, सीक्वेंस कर लो क्या होल जीनोम, उसके बाद क्या करूं, उसके बाद आइडेंटिफाई कोडिंग सीक्वेंस एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। और इसको कहते क्या है, सीक्वेंस ए नोटेशन। तो ये भी सीक्वेंस ए नोटेशन है, यहां भी तो व्याख्या कर रहे हो, और ये भी है। स्टेप ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग, वैसे कोई डिटेल स्टेप यहाँ बताया नहीं गया है, फिर भी कुछ जनरल बातें हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर सेल में जो टोटल डीएनए है पहले उसको आइसोलेट कर लीजिए। डीएनए आइसोलेशन की अलग प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को नहीं पढ़ना है, वो बायोटेक में है, वहाँ पढ़ लेंगे। तो पहले टोटल डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। आइसोलेट करने के बाद मान लेते हैं कि इतना लंबा डीएनए आपको मिला। तो अभी ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है कि उस मशीन में डीएनए इधर से डाल दिया जाए और उधर से सीक्वेंस लिख के निकले। इतना लंबा डीएनए की सीक्वेंसिंग संभव नहीं है। तो एक काम करते हैं
इस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और अलग अलग टुकड़े की सीक्वेंसिंग करते हैं। फिर सारे टुकड़ों की सीक्वेंस को लाइन में लगा देंगे और टुकड़ों के नाम भी रख देंगे। मान लीजिए इसका नाम ए रख दिया गया, इसका बी रख दिया गया, सी डी ई ऐसे कर दिया गया, ठीक है। तो अलग अलग टुकड़े की फिर सीक्वेंसिंग की जाएगी, फिर सारे टुकड़ों के सीक्वेंस को लाइन में लगाया जाएगा तो टोटल सीक्वेंस हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला तो आइसोलेशन करो, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा लंबे से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, इसको फ्रेगमेंटाइजेशन कहेंगे। तो फ्रेगमेंट बना लेंगे। फ्रेगमेंट बनाने के बाद किसी भी फ्रेगमेंट को इस्तेमाल करने से पहले, मान लेते ये टुकड़ा है, इस टुकड़े को इस्तेमाल करने से पहले एक काम करते हैं, इसकी कॉपी बनवा लेते हैं, क्लोन बनवा लेते हैं। क्यों? हो सकता है सीक्वेंसिंग करने के दौरान सही सीक्वेंस ना पता चल पाए और एक ही टुकड़ा है, फिर गलती हो जाएगी। तो एक काम करते हैं कि इसकी क्लोनिंग करवा लीजिए। मान लेते हैं इसकी 10 कॉपी बनवा लिया और 10 अलग अलग लोग से कहा गया इसकी सीक्वेंसिंग करो। जब 10 अलग अलग लोग सीक्वेंसिंग करेंगे तो हो सकता है 4 लोग गलती करें, लेकिन हो सकता है 6 लोग सही करेंगे। जो 6 लोग सही करेंगे उनका सीक्वेंस सेम भी तो आएगा। तो अगर सीक्वेंस सेम आएगा इसका मतलब सही है। तो अगर एक ही टुकड़ा होगा उसी की सीक्वेंसिंग की जाएगी और कोई गलती हो गई तो फिर वो गलत सीक्वेंस मान लिया जाएगा। तो एक काम करते हैं, सीक्वेंसिंग करने से पहले इसकी कॉपी बनवा लेते हैं। अब बनवाओगे कैसे? तो इसकी कराएंगे क्लोनिंग, क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब क्लोनिंग कहाँ कराओगे? तो क्लोनिंग कराएंगे किसी होस्ट में, और क्लोनिंग कराने में कोई न कोई वेक्टर यूज होता है। जो होस्ट यूज किए जाएंगे जिसमें क्लोनिंग कराई जाएगी वो या तो बैक्टीरिया होगा या तो ईस्ट होगा, और जिस वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे वो या तो बैक होगा या तो यैक होगा। बैक का फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यैक का फुल फॉर्म यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब ये क्या है वास्तव में? तो ये वास्तव में मॉडिफाइड वेक्टर हैं। ह्यूमन ने इन वेक्टर को ऐसा मॉडिफाई कर दिया है कि ये बड़े से बड़े सीक्वेंस को ही क्या कर सके, कॉपी कर सके। क्योंकि जो सामान्य प्लाज्मिड होता है वो इतने किलो बेस, मतलब बहुत लंबा डीएनए होगा तो उसको अपने साथ जोड़ के उसके कॉपी बना ही नहीं पाएगा। तो सामान्य डीएनए बहुत कम बेस वाले 1000, 2000, 4000 बेस वाला, यहाँ देखो किलो बेस बहुत ज़्यादा हो गया, 100 से 300 किलो बेस, मतलब 300 क्या क्या 3 जीरो और बढ़ाओगे। तो अगर बड़े डीएनए की कॉपी बनवानी है तो उस वेक्टर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे मॉडिफाई करोगे उसको नाम हम लोग आर्टिफिशियल कर देंगे। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है? तो कहोगे ये इस लायक होते हैं कि ये कॉपी बना सकते किसी लंबे डीएनए की। ये मैंने लिख दिया, बैक की क्वालिटी है कि वो 100 से 300 किलो बेस वाले लंबे डीएनए की भी कॉपी बना सकता है, और ये लगभग 100 किलो बेस वाले की कॉपी बना सकता है। ठीक, वापस आते हैं। तो किसी न किसी होस्ट का इस्तेमाल किया, किसी न किसी वेक्टर का इस्तेमाल किया और फाइनली क्या कर लिया, कॉपी बनवा लिया। अब कॉपी बनाने के बाद सीक्वेंसिंग शुरू करेंगे। तो सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे? तो सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय एक मशीन जिसका नाम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। अब इसके अंदर हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मशीन की मदद से सीक्वेंस बनाया गया, देखा गया। इस ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर की जो भी मैकेनिज्म है वो किस पर डिपेंड है? तो उस मेथड पर डिपेंड है जो किसने डेवलप की है, फ्रेडरिक सेंकर। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग का जो मेथड है वो किस वैज्ञानिक ने डेवलप किया, तब आंसर देंगे क्या, फ्रेडरिक सेंकर। इनको इस एक बात के लिए और श्रेय जाता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन में जो अमीनो एसिड हैं उनका सीक्वेंस पता करने का जो मेथड है वो भी इन्होंने ही डेवलप किया। तो इनके नाम से 2 सवाल मिलेंगे, किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, उसका मेथड कैसे होगा, वो भी इन्होंने ही बताया, और किसी पर्टिकुलर जीनोम में डीएनए में बेस का सीक्वेंस क्या होगा उसका मेथड भी इन्होंने ही डेवलप किया। तो 2 क्वेश्चन इनके नाम पे हैं। एक बार सीक्वेंस मिल गया, मान लेते हैं कि ए वाला किसी ए सेगमेंट का सीक्वेंस आपको मिल गया, ठीक है, ये मान लेते ए है, और मान लेते ये बी है, और बी फ्रेगमेंट का भी सीक्वेंस मिल गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये किनारा इस किनारे से ही जोड़ा जाए? जैसे मान लेते हैं यहाँ लिख दिया ATAC मान लेते हैं, और मान लेते हैं यहाँ लिखा है GATG। अब ध्यान सुनो,
अगर आप इसको सीधे इसके सामने लिखेंगे तो मेन फाइनल सीक्वेंस क्या बनेगा, ATAC और उसके बाद CATG, यही तो बनेगा। लेकिन अगर इसको पलट के लगा दोगे तो, अगर पलट के लगा दोगे तो यहाँ फिर इसकी जगह क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे GTAC, तो सीक्वेंस तो गलत हो जाएगा ना। तो सीक्वेंस गलत ना हो, मतलब पहले एक फ्रेगमेंट का सीक्वेंस निकाल लिया, लेकिन होल सीक्वेंस भी तो बताना है। तो होल सीक्वेंस कैसे बताओगे, तो होल सीक्वेंस तो ही बता पाओगे जब इस फ्रेगमेंट को इस फ्रेगमेंट के सामने सही लगाओगे। सही लगाने की भी टेक्निक डेवलप की है। तो सही लगाने की टेक्निक के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है कि सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट अरेंज किए जाएंगे, किस आधार पर, तो आंसर देंगे ओवरलैपिंग सीक्वेंसेज। अब ये भी आपको नहीं पढ़ाया गया, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई, तो ना तो इसके बारे में कुछ दिए हैं और ना तो इसके बारे में कुछ, जिसे आप याद रखोगे क्या, किसी पर्टिकुलर फ्रेगमेंट का सीक्वेंस निकालोगे कैसे, तो कहोगे ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर से निकालेंगे। फिर एक फ्रेगमेंट का निकाल लिया, दूसरे फ्रेगमेंट का निकाल लिया, तीसरे फ्रेगमेंट का निकाल लिया, फिर सारे फ्रेगमेंट सही क्रम में भी तो लगाए जाए। अगर सही क्रम में लगाओगे तभी तो टोटल सीक्वेंस सही मिलेगा। आप मान लेते ये एक पर्टिकुलर है और दूसरा फ्रेगमेंट ये है, मान लेते हैं ये सही सीक्वेंस है, आपने इसको ऐसे लगा दिया, तब तो सीक्वेंस गलत हो जाएगा ना। तो सीक्वेंस ऐसे ही लगाया जाए, उसका भी मेथड डेवलप किया गया है। तो क्या है, तो वो है ओवरलैपिंग सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट, उसके अंदर नहीं जाना है। फाइनली हमको टोटल जीनोम सीक्वेंस मिल जाएगा, उसमें जीन आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जब जीन आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, जेनेटिक मैपिंग कर देंगे, किसका, सभी जीन का। अब जेनेटिक मैपिंग कैसे करोगे, एनसीईआरटी ने लिखा है कि ह्यूमन जीनोम के जितने भी जीन हैं उनकी जेनेटिक मैपिंग करने में दो चीजें इस्तेमाल की जाती है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिस्ट्रिक्शन साइट की जो पॉलीमॉर्फिज्म है, एनसीईआरटी में लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज साइट, रिकॉग्निशन साइट, और दूसरा उसमें दिया हुआ है क्या, रिपीटेटिव डीएनए। अब ये रिपीटेटिव डीएनए क्या है, अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, फिर फ्रेगमेंट करेंगे, फिर क्लोन कराएंगे। क्लोन कहाँ कराओगे, किसी होस्ट पे, और कोई न कोई वेक्टर यूज करेंगे, फिर उसकी सीक्वेंसिंग करवाओगे। सीक्वेंसिंग मशीन से कराओगे, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, वो डेवलप किसने किया, उसका मेथड सेंगर ने डेवलप किया। उसके बाद जब सीक्वेंसिंग करा लोगे तो सबको सही तरीके से अरेंज भी तो करना होगा। अरेंज करने में कौन सा, ओवरलैपिंग सीक्वेंसेज का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, जेनेटिक मैपिंग होगी। अब एनसीईआरटी ओपन करूं, काम काम की चीजें अंडरलाइन करेंगे। यहां से यहां जनरल कहानी लिखी, इसका कोई मतलब नहीं, यही लाइन याद करेंगे। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग वाज लॉन्च्ड इन ईयर 1990। ह्यूमन जीनोम में टोटल कितने हैं, तो 3 × 10⁹ बेस पेयर। अगर खर्चे की बात करें तो $3 पर बेस पेयर था, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 9 बिलियन US$। अगर हम डाटा को स्टोर करें बुक में, तो किसी एक पेज में 1000 लेटर हों और किसी एक बुक में 1000 पेज हों, तो कितनी बुक लगेंगी, 3300 बुक लगेंगी। ठीक है, बहुत बड़ा डाटा मिलेगा। फिर उसकी एनालिसिस और उसका यूज करने के लिए कौन सी ब्रांच है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। ये डाटा एनालिसिस और यूज के लिए है। मेन गोल क्या है, तो मेन गोल दो ही है, ये दो मेन गोल है। पहला गोल ये है, डिटरमाइन करो सीक्वेंस ऑफ लगभग 3 बिलियन बेस पेयर, और उसके बाद ये पता करो कि कितने जीन प्रेजेंट है किसमें, ह्यूमन डीएनए में। लगभग अंदाजा लगाया गया कि कितना, 20 से 25 हजार होंगे। फिर बाद में अंदाजा बढ़ा करके 80,000 से 1,40,000 कर दिए। फिर फाइनली पता कितना चला कि केवल 30,000 है। सारे डाटा को स्टोर करो, टूल को इम्प्रूव करो, टेक्निक को दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर करो, और इथिकल लीगल इशू को भी ध्यान दो। डेटा कंप्यूटराइज स्टोर होगा, बुक में भी स्टोर कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने साल चला, 13 साल चला। किसने किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसमें शुरुआत में कौन मदद किया, वेलकम ट्रस्ट यूके
बहुत सारे और देश, जापान, फ्रांस, जर्मनी भी इसमें आए। हाँ, चाइना भी जोड़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हो गया? 2003 में। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट ऑफ डीएनए, इसको ये रिवोल्यूशनरी था। और इसमें क्या हुआ, इस जानकारी का इस्तेमाल करके हजारों बीमारियों को ठीक करने में मदद मिली। यहाँ से फिर अंडरलाइन कर लेंगे, नॉन ह्यूमन मॉडल, जैसे बैक्टीरिया का, ईस्ट का, चीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, ये क्या है? तो ये लाइन टिक कर लीजिए, हो सकता है यही क्वेश्चन मिल जाए। बताओ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड का नाम, तो हो सकता है ये नाम मिल जाए। ड्रोसोफिला का भी किया गया, प्लांट में राइस और अरेबिडोप्सिस का भी किया गया। ये मेथडोलॉजी है। कौन सा मेथड इन्वॉल्व है? तो दो मेजर अप्रोच हैं। पहली अप्रोच क्या है? तो कह रहा केवल आइडेंटिफाई करो उन सभी जीन को जो एक्सप्रेस होते हों, किस फॉर्म में? आरएनए, तो इनका नाम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग कहते हैं। दूसरी अप्रोच, हाँ ये पॉइंट छूट गया था, इसको ब्लाइंड अप्रोच कहते हैं। जरा लिख लीजिएगा बेटा, ब्लाइंड अप्रोच। तो ब्लाइंड अप्रोच क्या है? पहले तो होल सेट ऑफ जीनोम की क्या कर लो, सीक्वेंसिंग कर लो, पहले टोटल सीक्वेंस पता कर लो, और उसके बाद जिसमें सब हो, कोडिंग भी हो और नॉट कोडिंग, बाद में बता दो कि डिफरेंट रीजन में किस सीक्वेंस का क्या फंक्शन है। तो इसको कहोगे क्या? सीक्वेंस ए नोटेशन। सीक्वेंसिंग ऑफ टोटल डीएनए आइसोलेटेड कन्वर्टेड टू, तो फार सीक्वेंसिंग करेंगे कि यहाँ से, ये पैराग्राफ अलग यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से स्टेप शुरू हो गए हैं। देखो सीक्वेंसिंग के लिए टोटल डीएनए को पहले क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे, फिर कन्वर्ट कर देंगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, स्मॉलर साइज। कह रहा है रिकॉल करो, बहुत लंबा डीएनए होता है, अभी हमारे पास वो व्यवस्था है नहीं कि बड़े लंबे डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सके। तो पहले क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे, फिर क्या करोगे? क्लोन करोगे। कहाँ? सुटेबल होस्ट और एक स्पेशल वेक्टर। क्लोनिंग किसमें करोगे? हाँ, क्लोनिंग से होगा क्या? एम्प्लीफिकेशन हो ही जाएगा, एक पीस से हजारों पीस बन जाएंगे, बार कर सको। ये पॉइंट टिक कर लो। कॉमनली यूज्ड होस्ट कौन है? बैक्टीरिया एंड ईस्ट। और कॉमनली यूज्ड वेक्टर कौन है? तो बैक और क्या? यैक। फिर एक फ्रेगमेंट लेंगे और फ्रेगमेंट को सीक्वेंस करेंगे, किसके द्वारा? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, जो किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो उस सिद्धांत पर काम करेगा जो डेवलप किसने किया था? फ्रेडरिक सेंगर ने डेवलप किया था। सेंगर को जाता है क्रेडिट किसके लिए? अमीनो एसिड सीक्वेंस के लिए। एक बार सीक्वेंस कर लिया किसी फ्रेगमेंट का, फिर देखो लिखा दीज सीक्वेंसेज, जो फ्रेगमेंट के सीक्वेंस मिले हैं उनको अरेंज करोगे, किस आधार पर? तो कहोगे ओवरलैपिंग सीक्वेंस या ओवरलैपिंग रीजन के आधार पर। प्रेजेंटिंग देम दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग। ये आपके सिलेबस में डिटेल में है नहीं, तो नाम याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि अरेंजमेंट कैसे करोगे, तो कहोगे ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट से। फिर अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो हमको क्या चाहिए? हमको स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम चाहिए। सीक्वेंस वर सब्सिक्वेंटली एनोटेड, मतलब उनकी पहचान कर ली जाएगी, एंड असाइन टू ईच क्रोमोसोम, एक एक क्रोमोसोम में बता देंगे। ये डाटा भी अलग से रखना है आपको। सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 कब कंप्लीट हुआ? मई 2006, मैंने लिख दिया है। टोटल 22 क्या थे? ऑटोसोम और एक्स और वाई, 6 क्रोमोसोम। ये लाइन टिक करें। देखो लिखा है अनदर चैलेंजिंग टास्क फॉर असाइनिंग द जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक फिजिकल मैप ऑफ जीनोम। तो बताओ जेनेटिक मैप या फिजिकल मैप कैसे बनाया जाएगा? तो ये पॉइंट टिक करके आपको लिखना है कॉपी में। देखो लिखा है जेनेटिक मैप जनरेटेड बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन, यहाँ से पॉलीमॉर्फिज्म ऑन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट एंड क्या? रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, जिसको कहते क्या है? माइक्रो सैटेलाइट। ये एक और एप्लीकेशन है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का, क्योंकि रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का असली फायदा हमको कहाँ मिलेगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो एक पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए जेनेटिक मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम,
जेनेटिक मैप ऑफ ह्यूमन जीनोम जीनोम वाज जनरेटेड बाय यूजिंग क्या यूजिंग इंफॉर्मेशन। अब कलर बदल दीजिएगा, यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन कहा, तो कलर बदल के लिखिएगा यहां से यहां तक। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट, एक इंफॉर्मेशन ये चाहिए। यहां से यहां तक एक, और एंड रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, और ब्रैकेट में ये लिख दीजिएगा। हेडिंग डालिए सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। यहां 5 क्वेश्चन रटने वाले। सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, इधर देखो, इधर वो मिनी सैटेलाइट क्या है अभी आगे बताएंगे, इसको देख लो जरा। अब जब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई तो फाइनल हम लोगों के हाथ में क्या क्या आया वो देखना है। तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चला कि ह्यूमन में टोटल कितने बेस पेयर हैं, तो एग्जैक्ट संख्या ये बताओगे 3164.7 मिलियन बेस पेयर, ये एग्जैक्ट संख्या है। वैसे 3.3 × 10⁹ लिख रहे हो ना, तो वो संख्या एब्सोल्यूट एग्जैक्ट नहीं है, वो अप्रॉक्स संख्या है। कितने मिलियन बेस पेयर पता चले, अभी लिखो नहीं। दूसरा, कितने बेस टोटल, तो टोटल बेस कितने मिलियन बेस पेयर पता चले, टोटल जीन कितने पता चले। नहीं, यहां टोटल जीन नहीं लिखा, यहां ये लिखा हुआ, इधर देखो। जैसे मान लेते हैं, इधर देखो ATCAGGATAC, ध्यान से देखिए इधर। जैसे मान लेते हैं ये कहा जाए कि ये एक डीएनए सेगमेंट है और इसमें 2 जीन है। तो अगर 2 जीन है तो एक ऐसा हो सकता है भाई यहां से यहां तक ये एक जीन है और यहां से यहां तक एक दूसरा जीन है। तो इस जीन में कितने बेस पेयर है, तो 1 2 3 4 ही बेस पेयर तो है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर हैं। तो किसी पर्टिकुलर जीन में कितने बेस पेयर होते हैं ये भी पता चला। तो पता चला कि औसत किसी जीन में 3000 बेस होते हैं, औसत किसी जीन में 3000 बेस होते हैं। एक्सेप्शन अलग है कि एक जीन है जिसका नाम डिस्ट्रॉफिन है, इसमें 2.4 मिलियन बेस है। चलो ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीन कितने पता चले, तो लगभग 30,000 जीन पता चले। टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 पता चले, जबकि अंदाजा कितने का था, 80,000 से 1,40,000। लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस एग्जैक्टली सेम मिले क्या सभी ह्यूमन में, तो सब डाटा ही डाटा है। फंक्शन पता ही नहीं है कितने का, 50% से ज्यादा जीन का। केवल 2% से कम जीन है जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस, रिपीटेड क्या होता है इधर देख लीजिए। जैसे AT लिखा, फिर GC लिखा, फिर AT लिखा, और फिर GC लिखा। तो ये सीक्वेंस देखो रिपीट कर गया है, और ये सीक्वेंस भी रिपीट कर गया है। तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस जो कई बार रिपीट होता है उसको रिपीटेटिव सीक्वेंस कहते हैं। तो कह रहा है रिपीटेटिव सीक्वेंस बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं किसका, ह्यूमन जीनोम का। रिपीटेटिव सीक्वेंस क्या होते हैं, तो स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस होते हैं दैट रिपीटेड मेनी टाइम, सम टाइम 100 बार, सम टाइम 1000 बार। दे आर थ्रू आउट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, लेकिन इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
क्रोमोसोम 1 इसी साल आया है। क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन कितने? 2968 है। और क्रोमोसोम वाई में सबसे कम जीन कितने? 231। आखिरी सवाल, साइंटिस्ट को लगभग लगभग 1.4 मिलियन लोकेशन मिली जहां सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमार्फिज्म था। अभी पॉलीमार्फिज्म भी नहीं पता है, तो ये वेरिएशन होता है, केवल एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर। एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर, पॉलीमार्फिज्म का मतलब वेरिएशन होता है। तो लगभग लगभग 1.4 मिलियन जगह मिली जहां केवल एक न्यूक्लियोटाइड का अंतर था, और उसको कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमार्फिज्म। कितनी जगह पर मिला? तो लगभग लगभग 1.4 मिलियन। 6 क्वेश्चन है, अभी काफी सही क्रम में लिखेंगे। पहला सवाल है, जीनोम सीक्वेंसिंग बाद पता चला टोटल बेस कितने हैं? तो कितना है एग्जैक्ट संख्या? एग्जैक्ट संख्या टोटल बेस 3164.7 मिलियन। पहला सवाल। टोटल जीन कितने पता चले? 30,000 पता चले। अंदाजा कितने का था? 80,000 से 1 लाख। इस टोटल जीन में से सबसे ज्यादा जीन किस क्रोमोसोम पर मिले? पहले क्रोमोसोम। कितने कितने? 2968। और सबसे कम किस पर मिले? वाई क्रोमोसोम। किसी एक जीन में बेस की संख्या कितनी होती थी? तो लगभग लगभग 3000 होती थी। ये एवरेज है, लेकिन डिस्ट्रॉफिन नाम का एक जीन है जिसमें संख्या कितनी है? 2.4 मिलियन बेस। एक और बात, जितने जीन आपको पता चले उसमें से 50% जीन का अभी तक फंक्शन नहीं पता चल पाया, और जितने जीन पता चले उसमें से केवल 2% से कम है जो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। बहुत सारी जगहों पर क्या है? रिपीटेटिव सीक्वेंस है, और 1.4 मिलियन एक ऐसी जगह है जहां पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमार्फिज्म। इसी क्रम में लिखेंगे। salient feature of human genome। पहला, है टोटल बेस इन ह्यूमन जीनोम। बताओ एग्जैक्ट संख्या। 3164.7 मिलियन बेस पेयर। फिर दूसरा, टोटल जीन इन कितनी मिली? 30,000 जीन मिले, जबकि एस्टीमेट कितने का था? एस्टीमेट बहुत था, 80,000 से 1,40,000। तीसरा, किसी एक जीन में कितने बेस? बेस लिखा है, बेस पेयर नहीं लिखा है। चौथा, मैक्सिमम जीन कहां है? तो ऑन फर्स्ट क्रोमोसोम। कितने हैं? 2968 जीन। मिनिमम जीन कहां थे? वाई क्रोमोसोम। केवल कितने? 231
31 जीन। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ छूटा रहा है। इस जीन में टोटल कितने बेस होते हैं? 3000, एक्सेप्ट याद रखो कौन सा? डिस्ट्रॉफिन जीन कितने? 2.4 मिलियन बेस। फंक्शन नॉट नोन, नहीं पता है, कितने परसेंट का? तो कहोगे 50% जीन। पचास % जीन का फंक्शन नहीं पता है। प्रोटीन सिंथेसिस वाले जीन कितने हैं? लेस देन लिखा है ना। ह्यूमन जीनोम में बहुत बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है इसका रिपीटेटिव सीक्वेंस। और रिपीटेटिव सीक्वेंस का कोई नॉट फंक्शन आइडेंटिफाइड, इनका फंक्शन भी नहीं पता है। और ह्यूमन जीनोम में 1.4 मिलियन, मिलियन ही तो है, लोकेशन। हैव क्या? सिंगल न्यूक्लियोटाइड, पॉली मॉर्फिज्म। नाइन्टी 99.9% न्यूक्लियोटाइड सब में सेम है। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस पढ़ना नहीं, इसका कुछ मतलब नहीं है। मेन हेडिंग है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो पहले जनरल बात कुछ सुन लेते हैं, जितना याद करने वाला वो निकाल के लिख लेंगे, उसके बाद फिर समझते रहेंगे। आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, याद वाला पक्का कर लेंगे। शुरू करें। पहला सवाल ये है कि अभी तुरंत पढ़े हैं कि जब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं तो दो अलग अलग ह्यूमन के डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड हैं या उनका जो सीक्वेंस है वो 99.9% क्या है? सेम है। कहने का मतलब इसका ये है कि दो व्यक्तियों के बीच केवल 0.1% सीक्वेंस में ही क्या है? अंतर है। हम सब लोगों में जो अंतर दिख रहा है वो सिर्फ इस नाते कि हमारे तुम्हारे बीच केवल 0.1% बेस सीक्वेंसेज में क्या है? अंतर है। कितने? अगर 0.1% निकालेंगे, टोटल था कितना? तो 3.3 गुणे 10 की पावर 9 था। इसका 0.1% निकालोगे तो इसको 0.1/100 से गुणा कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3.3 गुणे 10 की पावर 6। तो काफी बड़ी संख्या। वैसे लगता है कि 0.1% माने कुछ नहीं है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो संख्या जानते हो कितनी आएगी? 3.3 गुणे 10 की पावर 6 आएगी। तो बड़ी संख्या है। तो किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच जो डिफरेंस है वो इतने बेसेज में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या? तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जो दो व्यक्तियों के जेनेटिक मेकअप
में जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई कर लेती है। जेनेटिक मेकअप में जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई करने की जो भी टेक्निक है, उसी टेक्निक का नाम क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसको डेवलप किसने किया? एलेक जेफरी ने डेवलप किया। ठीक, इतना पहले लिखो। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इससे भी एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगर हम दो ह्यूमन की बात करें तो इनमें 99.9% बेस सीक्वेंस क्या होंगे? सेम। तो बचा कितना? 0.1% बेस सीक्वेंस में क्या मिलेगा? डिफरेंसेज मिलेंगे। 0.1% अगर बेस निकालोगे तो ये लगभग लगभग 3.3 10⁶ बेस आएगा। यही क्या है? डिफरेंस इन द बिटवीन इंडिविजुअल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई differences in genetic makeup of one human to other या one organism टू अदर। बात तो एक ही है। तो क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं? आप एक पूछा गया सवाल है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या आइडेंटिफाई करते हैं, तो कहोगे डिफरेंसेज को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या आइडेंटिफाई करके? तो कहोगे रिपीटेटिव सीक्वेंस। ये रट लीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिफरेंसेज को पता किया जाता है। क्या पता करके या क्या देख करके? तो कहोगे रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब ये क्या होता है अभी आगे पढ़ाएंगे। जरा सा क्वेश्चन बदलेगा, आंसर बदल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है, आधार क्या है, तो फिर आप रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं दोगे। आधार डीएनए पॉलीमार्फिज्म है। ये क्या है अभी अभी आगे ले पढ़ेंगे। अगर ये भी आंसर ना मिले तो आंसर देंगे सैटेलाइट डीएनए, वो भी आंसर ना मिले तो मिनी सैटेलाइट दीजिएगा, वो भी आंसर ना मिले तो वीएनटीआर दीजिएगा। ये रट लीजिएगा। फिर से सुनते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिफरेंसेज को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या आइडेंटिफाई करके? तो कहोगे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी से अंतर पता चल जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? तो आधार के 4 आंसर हैं। या तो आंसर दीजिएगा डीएनए पॉलीमार्फिज्म, अगर वो ना मिले तो सैटेलाइट डीएनए, वो भी ना मिले तो मिनी सैटेलाइट डीएनए, वो भी ना मिले तो वीएनटीआर। वो चारों इकट्ठे नहीं मिलेंगे, ठीक है, एक ही कोई मिलेगा। लिख लीजिए रटने वाले सवाल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाई differences by
आइडेंटिफाइंग रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। अगर क्वेश्चन में ये शब्द लिखा मिल जाए, ये आइडेंटिफाइंग, तो आप ये आंसर दीजिएगा, फिर जरा सा क्वेश्चन बदलेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिस पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में आपको ये लिखा मिल जाए बेसिस, तो आप आंसर दीजिएगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अगर ये भी ना मिले तो आंसर दे दीजिएगा सैटेलाइट डीएनए। ये भी ना मिले तो मिनी सैटेलाइट। ये भी ना मिले तो वीएनटीआर। घर चले आइएगा। नोट करके लिख दीजिए। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज बेसिस ऑफ दो चीजों का, किसका किसका? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का, और किसका? जेनेटिक मैपिंग। चूज नहीं करवा सकता। अब लिखिएगा नहीं, इधर देखिएगा। अभी लिखिएगा नहीं। ह्यूमन जीनोम में जो डीएनए है, जो टोटल डीएनए है, इसको सेपरेट कर देते हैं दो भागों में। सेपरेट इन टू पार्ट, किस आधार पर? तो डेंसिटी के आधार पर। और जो मशीन होती है वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा टोटल जो डीएनए है उसको दो पार्ट में बांट देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। टू पार्ट। और सेपरेट करने में टेक्निक कौन सी होती है? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा दो हिस्सों में बांट देंगे। जब दो हिस्सों में बांटेंगे तो दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा मेजर पीक और एक मिलेगा माइनर पीक। इसको मेजर पार्ट भी कहोगे और इसको माइनर पार्ट कहोगे। ये टोटल का 99.9% ऑफ टोटल है और ये 0.1% ऑफ टोटल डीएनए। इसको ऐसे देखो, ये मान लेते हैं बल्क डीएनए है। जो मेजर पार्ट है वो क्या है? इसको कहते हैं बल्क डीएनए।
और जो माइनर पार्ट है इसी को कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। ये मान लेते बल्क पार्ट है और ये छोटा सा हिस्सा है, तो 99.9% मेन हिस्सा हो गया, 0.1 बहुत कम हिस्सा हुआ ना, तो ये बल्क डीएनए हो गया। ये बल्क डीएनए और ये सैटेलाइट डीएनए। वापस आ जाइए, तो फिर से सुन लेते हैं। ह्यूमन जीनोम का जो टोटल डीएनए था इसको सेपरेट कर दिया गया दो पार्ट में, एक बल्क डीएनए और दूसरा सैटेलाइट डीएनए। इसको मेजर पीक, माइनर पीक, मेजर पार्ट, माइनर पार्ट, वो 99.9%, ये बचा कितना 0.1%। ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये कई टाइप का होता है, ये 3 टाइप का होता है। एक होता है मिनी सैटेलाइट, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और एक होता है मैक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट, मैक्रो सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट किस आधार पर, तो कई आधार पर। इस आधार पर कि कौन सा बेस ज्यादा है, एटी बेस ज्यादा है कि जीसी बेस ज्यादा है, कितना लंबा डीएनए का टुकड़ा है और उसमें कितना ज्यादा नंबर ऑफ बेसेज हैं, तो किस आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ एटी रिच या जीसी रिच, लेंथ ऑफ डीएनए, और तीसरा नंबर ऑफ बेस पेयर। इतना लिखो पहले, जरा देखें इधर। जैसे मान लेते हैं कि कोई ये सीक्वेंस है ए टी सी ए टी, ठीक है, फिर ऐसे लिखा है ए टी सी ए टी, फिर ऐसे लिखा है ए टी सी ए टी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये रिपीट हो रहा है। एक बार रिपीट हुआ सीक्वेंस, फिर रिपीट हो रहा है। ऐसा कोई भी सीक्वेंस जो रिपीट होता है उसी को रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कहते हैं। फिर से सुन लेते हैं, कोई भी सीक्वेंस जो रिपीट होता है, जैसे सामने हमने लिख दिया है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है। पहला सवाल, किसी सैटेलाइट डीएनए में जो डीएनए है उसमें जो बेस सीक्वेंसेज हैं वो ज्यादातर रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। किसी सैटेलाइट डीएनए में जो बेस सीक्वेंस हैं उसमें से ज्यादातर रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, पहला सत्य। दूसरा सत्य यह है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस रिपीट जब करते हैं तो कैसे रिपीट करते हैं। देखो अभी दिख रहा है आपको कि ये खत्म नहीं हुआ फिर से शुरू हो गया, ये समाप्त हुआ फिर से शुरू हो गया। इसको कहते हैं लगातार रिपीट होना, और लगातार को टेंडम रिपीट कहते हैं। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस कैसे रिपीट होता है, तो कहोगे लगातार रिपीट होता है। जब लगातार रिपीट होता है इसको क्या कहोगे, टेंडम रिपीटेटिव सीक्वेंस। अच्छा ठीक है, कितनी बार रिपीट होता है, चलो लगातार रिपीट मान लिया, तो कितनी बार रिपीट हुआ, तो यहाँ कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा हुआ है। ध्यान सुनिए, ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो अलग अलग इंडिविजुअल में कितनी बार रिपीट होगा इसमें वेरिएशन है। जैसे मान लेते ये क्रोमोसोम 1 है, इस पर कोई रिपीटेटिव सीक्वेंस 5 बार रिपीट हुआ मान लेते हैं, वही रिपीटेटिव सीक्वेंस इनके क्रोमोसोम 1 में हो सकता है 6 बार रिपीट हो, किसी दूसरे वाले में हो सकता है 3 बार रिपीट हो। अलग अलग इंडिविजुअल में सेम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, सेम क्रोमोसोम में वही रिपीटेटिव सीक्वेंस अलग अलग बार रिपीट होता है। तो ये जो अलग अलग बार रिपीट हो रहा है
यही तो अंतर है। रिपीटेटिव सीक्वेंस में अंतर नहीं है, सीक्वेंस मान लेते यही है, बस हमारे में 3 बार, इनके में 5 बार, इनके में 7 बार, इनके में 10 बार, उनके में 2 बार, उनके में 1 बार। रिपीटेटिव सीक्वेंस अलग अलग आदमी में अलग अलग बार रिपीट होता है। एक बात, अब एक ही इंडिविजुअल ले लो, हमारे में ही मान लेते ये पहला क्रोमोसोम है, ये मान लेते दूसरा क्रोमोसोम है, तो पहले क्रोमोसोम पर हो सकता 3 बार रिपीट हो सकता दूसरे क्रोमोसोम पर 5 बार रिपीट हो। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस के जो रिपीटेशन का नंबर है वो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसी को कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और यही आधार है किसका, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। भाई हमारे तुम्हारे बीच जो अंतर है वही तो आधार है, तो अंतर काहे में है, कहोगे रिपीटेटिव सीक्वेंस के रिपीट होने के नंबर में अंतर है। किसी में वही रिपीटेटिव सीक्वेंस 3 बार रिपीट होता है, किसी में 4 बार रिपीट होता है, किसी में 5 बार रिपीट होता है। इसी को कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, और शॉर्ट फॉर्म में इसी को VNTR। तो VNTR नंबर अलग अलग हैं, इसी को डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और यही आधार है क्या, यही आधार है किसका, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। अब इसको लिखो, satellite DNA have repetitive सीक्वेंस, क्या रखता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब रिपीटेटिव सीक्वेंस कैसा रिपीट होता है, तो कहोगे रिपीट इन टेंडम फैशन। तो अगर टेंडम फैशन है तो इसी को कहते हैं टेंडम रिपीट ऑफ लगातार रिपीट होता है। अब कितनी बार रिपीट होगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में VNTR कहते हैं। VNTR का जो नंबर है ये डिफर है, इन क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। कितनी बार रिपीट होगा ये अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होगा, और एक ही इंडिविजुअल में अलग अलग क्रोमोसोम में भी नंबर अलग अलग होंगे। नंबर में जो वेरिएशन है
वेरिएशन इन VNTR, इसी को कहा जाता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, जो बेसिस है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो दो तीन क्वेश्चन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म वास्तव में क्या है? तो कहोगे पॉलीमॉर्फिज्म का शाब्दिक मतलब होता है वेरिएशन। ये वेरिएशन है जीन के लेवल पर। एक बात, अब अंतर कहाँ देख रहे हो? तो आप अंतर केवल रिपीटेटिव सीक्वेंस में देख रहे हो, और वो भी उसके नंबर में देख रहे हो कि कितनी बार वो रिपीट हुआ, बस इतना देख रहे हो। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेसिस है किसका? तो कहोगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का और जेनेटिक मैपिंग का। एक खास बात है, किसी एक इंडिविजुअल में मान लेते हैं 10 सेल हैं, एक सेल हेयर फॉलिकल से ले ली जाए, एक सेल सलाइवा से ले ली जाए, एक सेल सीमेन या स्पर्म सेल ले ली जाए, एक स्किन की सेल ले ली जाए, तो सभी सेल में डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सेम होगा। सेल टू सेल वेरी मत कर देना कि एक सेल में पॉलीमॉर्फिज्म दूसरा है, दूसरे सेल में पॉलीमॉर्फिज्म दूसरा। हाँ, एक इंडिविजुअल की एक सेल के 2 क्रोमोसोम में जो नंबर ऑफ रिपीट होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी स्किन की सेल में क्रोमोसोम 1 पर 5 बार रिपीट है, तो जीआईटी की सेल के क्रोमोसोम 1 में भी 5 ही बार रिपीट होगा। मतलब सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा ऑल सेल ऑफ बॉडी। लिख लीजिए, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या है? वेरिएशन एट जीन लेवल, एराइज किससे होंगे? म्यूटेशन, स्पेशली इनहेरिटेबल म्यूटेशन, ये बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का और जेनेटिक मैपिंग का। सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑल सेल ऑफ बॉडी। तो जहां तक पढ़े वहां तक एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर आगे स्टेप पढ़ेंगे। करा जैसा कि बता चुके हैं क्या कि 99.9% जो बेस सीक्वेंस हैं वो सब क्या है? सेम है। तो फिर अंतर कितना बचा? 0.1%। तो टोटल हैं कितने? 3 × 10 की पावर 9। अगर 0.1% निकालोगे तो कितना आएगा? 3 × 10 की पावर 6 आ जाएगा। इट इज these differences in the sequence of DNA which make every individual unique in phenotypic appearance. If one aim to find out genetic difference between two individuals or among individuals in population, sequence the DNA every time could be daunting
और बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इमेज ट्राइंग टू कंपेयर, देखो यहाँ लिखा है 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर, क्यों लिखा है? ये वही संख्या है, 0.1% संख्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज़्यादा क्विक है एज कंपेयर टू द होल सीक्वेंसिंग। ये एज सच एग्जाम में लाइन आई है, इस लाइन के आगे नीट लिख लीजिए, एज सच आई है। यहां से क्वेश्चन पॉइंट उठाया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक सीक्वेंस इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज, यहां तक क्वेश्चन लिख दिया था। एज सच कुछ कामा फुल स्टॉप चेंज नहीं किया था। पहला ऑप्शन ये दिया था, दूसरा ऑप्शन ये दिया था, तीसरा ऑप्शन ये दिया था। यहां डीएनए लिखा, ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, जो बोल्ड बोल्ड थे वही ऑप्शन बना दिया था। ठीक है, ये बोल्ड ये ऑप्शन, ये बोल्ड ये ऑप्शन, ये बोल्ड ये ऑप्शन, ठीक है, एक और ऑप्शन बना दिया था। क्या सही था? पहला। अभी बहुत सही लग रहा है ना? क्योंकि ताजा ताजा आप देख रहे हो, एग्जाम में बहुत लोगों ने ये लगा दिया और बहुत लोगों ने क्या लगा दिया, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म लगा दिया। ये आंसर भी सही है, जरा क्वेश्चन बदलोगे आंसर सही हो जाएगा। जैसे बेसिस पूछेगा वैसे आंसर या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। बिकॉज इन दीन सीक्वेंसेज स्मॉल स्टेज ऑफ डीएनए रिपीटेड मेनी टाइम, दीज रिपीटेटिव डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक ड्यूरिंग, कौन सा, ये हाईलाइट कर लो, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। बल्क डीएनए क्या बनाएगा, मेजर पीक बनाएगा, जबकि जो माइनर या स्मॉल पीक होंगी उनको हम क्या कहेंगे, सेटेलाइट डीएनए। फिर देखो लिखा है डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, कि 80 रिच है या जीसी रिच है, कितनी लंबाई है और कितने रिपीटेटिव यूनिट है। सैटेलाइट डीएनए को क्लासिफाई कर देते हैं क्या, मेनी कैटेगरी, जैसे माइक्रो सैटेलाइट, जैसे मिनी सैटेलाइट, और मैक्रो भी होता है। ठीक है, बस ये याद रखना। ये वाला कहाँ लिखा है, ये जेनेटिक मैपिंग में लिखा है, तो यहाँ किसका यूज करना है, मिनी सैटेलाइट। दीज सीक्वेंसेज नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ये पॉइंट टिक कर लो, छूट गया बताना, ये लिख लीजिए जरा। जो सैटेलाइट डीएनए है वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, जहां सैटेलाइट डीएनए लिखे थे उसी के ऊपर लिख दीजिए डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन ये बनाते हैं काफी बड़ा पोर्शन। दीज सीक्वेंसेज शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या अभी समझाया है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस में जो रिपीटेशन होगा वो कितनी बार रिपीटेशन होगा उसमें अंतर है, उसी को क्या कहोगे, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और यही आधार है किसका, किसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, कहीं से भी ले लो, जैसे ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, ब्लड, सलाइवा, स्पर्म, कोई मतलब नहीं, फ्रॉम एन इंडिविजुअल, ये अंडरलाइन कर लो, अभी मैंने लिखाया है। सेम डिग्री क्या मिलेगी, पॉलीमॉर्फिज्म। दे बिकम वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक। अभी हम एप्लीकेशन लिखाएंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन 2 है, अभी लिख लेंगे लास्ट में। फर्दर पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिट होती है, कहां से, पेरेंट टू चिल्ड्रन। जो सबसे आखिरी में लिखे हो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें एक लाइन बढ़ा दीजिए, ये इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म 3 पॉइंट लिखे थे, 4 लिखे थे, 5 बढ़ा दो, ये इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। और ब्रैकेट में लिख दीजिए 50-50%, इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, और ब्रैकेट में लिख दीजिए 50-50%। इसका इस्तेमाल अभी पिछली बार हुआ क्या था, गुजरात में एक पेपर अलग हुआ था, उसमें आ गया था क्वेश्चन। तो हम लोगों में जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें 50% कहां से आया, मदर से, और 50% फादर से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ क्या, पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो ये 2 पॉइंट अभी अलग से आपको लिखने हैं। जब जेनेटिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट होगी तो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और उसके 2 एप्लीकेशन है। एक फॉरेंसिक साइंस में जो क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन है उसमें इस्तेमाल होता है,
और दूसरा जो पैटर्निटी डिस्प्यूट होते विवाद, उसमें अगर दो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हाँ यही हमारा बच्चा है, तो बच्चे के पास जो डीएनए पॉलीमार्फिज्म होगी उसका 50% एक पेरेंट से और 50% दूसरे पेरेंट से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ, फिर वही बात शुरू हो गया, जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम और एज वेल एज इट इज एसेंशियल वी। तो जब ये बेसिस है तो हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। तो कह रहा इन सिंपल टर्म पॉलीमॉर्फिज्म का जो मतलब है वो वेरिएशन होता है क्या, जेनेटिक लेवल पर। और ये कहाँ से आता है, म्यूटेशन। अब कह रहा रिकॉल कर लो वो म्यूटेशन जो पढ़ाए कहाँ है, चैप्टर 4 में। और चैप्टर 4 में क्या लिखे हैं, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं बताए हैं। कह रहा आगे पढ़ोगे, कह रहा और आगे पढ़ोगे भी, कहीं नहीं पढ़ोगे। न्यू म्यूटेशन एराइज एन इंडिविजुअल, म्यूटेशन कहाँ आएगा, या तो सोमैटिक सेल में और या तो कहाँ आएगा, जर्मिनल सेल, सेल दैट जनरेट गैमीट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अगर जर्म सेल का म्यूटेशन इतना खतरनाक हो जाए कि उस व्यक्ति की डेथ ही हो जाए या उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म हो जाए, तो क्या वो म्यूटेशन अगली जनरेशन में जाएगा, नहीं जाएगा। देखो लिखा इफ germ cell mutation does not seriously impair individuals ability to produce offspring, तो ये म्यूटेशन ट्रांसमिट हो जाएगा, कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, किसके थ्रू। फिर लिखा है अलील, रिकॉल कर लो चैप्टर कहाँ 4, एलील सीक्वेंस वेरिएशन, यहाँ से हाईलाइट कर लो, एक लाइन बढ़ा लो। एलील सीक्वेंस वेरिएशन को ही डिस्क्राइब करते हैं क्या, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। 5 पॉइंट लिख चुके हो, छठा पॉइंट बढ़ाओ। अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन, क्योंकि लाइनें जानते हो क्या आए सच एग्जाम में आएंगी। अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन डिस्क्राइब एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। रुक जाओ, अलेलिक सीक्वेंस वेरिएशन को डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन किया जाएगा कब, तो कब लिखा है, इफ का क्या लिखा है, मोर देन वन वेरिएंट या एलील एट लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 0.01 से ज्यादा। क्या लिखा है, जितना हाईलाइट किए हैं वो सब लिख डालो यहां तक। ये पूरी लाइन उठा लेगा एग्जामिनर, जानते हो कहां तक, यहां तक उठा लेगा। अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद ए के बाद ऑप्शन बनाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दिस, लोअर देन दिस, ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दे देगा। अभी हम लोग लिखे उसमें लिखा है इनहेरिटेबल म्यूटेशन, जो लिखे पॉइंट उसमें लिख चुके हैं, इनहेरिटेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व इन पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी को ही क्या मानते हैं। फिर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की कई डिफिनीशन है। अगर कहो इनहेरिटेबल म्यूटेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वो भी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर किसी एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.01 से ज्यादा है, तो वो भी क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन द सीक्वेंस may not have immediate effect या impact इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। अगर इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया तो वो म्यूटेशन अगली जनरेशन में जाएगा। म्यूटेशन क्या होते रहेंगे, एक्युमुलेट होते रहेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड फ्रॉम वन बेसिस बनाएंगे किसका, वेरिएबिलिटी का। देयर इज ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम
सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, अभी पीछे पढ़ के आए थे ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमार्फिज्म कितनी जगहों पर है, 1.4 मिलियन लोकेशन। तो पॉलीमार्फिज्म मतलब अंतर, अंतर या तो एक बेस में या तो एक न्यूक्लियोटाइड में अंतर होगा तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का अंतर कहोगे। हो सकता है लार्ज स्केल चेंज हो। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन पॉलीमार्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसमें एक पॉइंट बढ़ा दो, पॉलीमार्फिज्म जो लिख रहे हो तो पॉलीमार्फिज्म ना, पॉलीमार्फिज्म इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। इतना पकाने के बाद आखिरी में लिख दिए हैं कि इसके बारे में डिटेल कहाँ पढ़ेंगे, हायर क्लास में। पॉलीमार्फिज्म नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन, एक लाइन बढ़ा दो। अब हाइडिंग डालिए, स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। स्टेप ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, और स्टेप में सुनते चलेंगे लिखते चलेंगे। पहले इधर कुछ बातें देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई इंडिविजुअल है जिसका मर्डर हो गया है और ये भूत बन गया है, ठीक है। तो और ये कोई, इसके पास में कोई टिश्यू मिला है जो सस्पेक्टेड का है कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया होगा। ठीक है, तो सस्पेक्टेड टिश्यू मिल गया, और इस सस्पेक्टेड टिश्यू का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लिया गया। और डीएनए फिंगरप्रिंट करके एक फिल्म बना ली गई ऑटो रेडियोग्राफी वाली, और उस पर बैंड ऑफ डीएनए ऐसे ऐसे बने थे। ठीक है, इसको लैब में रख लिया गया। ये कोई टिश्यू, अच्छा ये टिश्यू इस पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है, ये कंफर्म कर लेते हैं। मारने वाला ही मरने वाला है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका टिश्यू की फिंगरप्रिंटिंग कर लेंगे जिससे कंफर्म हो जाए कि ये दूसरे का टिश्यू है। ठीक है, ये दूसरे का टिश्यू है और ये इसकी बॉडी पर मिला है, और इसका फिंगरप्रिंटिंग करके उसका एक मैप बना करके रख लिया। फिर जो जिसकी डेथ हो गई है या जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है, उसके अगर वो जीवित है तो उससे पूछा गया, या वो नहीं जीवित है तो उसके और अगल बगल के लोगों से जानकारी की गई। तो 4-5 सस्पेक्टेड लोग पकड़े गए। तो जो सस्पेक्टेड पकड़े जाएंगे उनसे सैंपल ले लेंगे। सैंपल चाहे ब्लड सैंपल ले लीजिए, या सीमेन सैंपल ले लीजिए, या हेयर फॉलिकल सैंपल ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, सेल चाहिए कहने का मतलब। तो जो सस्पेक्टेड होंगे उनका सैंपल ले लेंगे, उनका सेल ले लेंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, उसकी फिंगरप्रिंटिंग कर लेंगे, और फिंगरप्रिंटिंग करके एक फिल्म बनाई जाएगी ऐसे। इस पे भी डीएनए के बैंड होंगे। बस इसको बगल रख के देखेंगे, अगर ये बैंड इनके बैंड से मैच कर गया तो इनका बैंड पक्का बजेगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, क्रिमिनल हैं। तो क्रिमिनल को पता करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो सस्पेक्टेड टिश्यू मिलता है उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लेते हैं, फिर जो सस्पेक्टेड होता है उसका सैंपल लेते हैं, उसके डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, और एक फिल्म फोटो ऑटो रेडियोग्राफिक फिल्म बनाते हैं। उस पर डीएनए के बैंड की इमेज दिखती है, फ्लोरेसेंट होता है तो चमकती रहती है। बस देख लेते हैं मैच करके, अगर मैच हो गया तो यही क्रिमिनल है, और अगर मैच नहीं किया तो यही क्रिमिनल नहीं है। ठीक, चलिए अब इधर आ जाओ। तो स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
अब चाहे वो सस्पेक्टेड टिश्यू का कर रहे हो, चाहे सस्पेक्टेड इंडिविजुअल कर रहा हो, किसी का भी कर रहे होगे, सबसे पहला काम है उसकी सेल मिले। तो जो सस्पेक्टेड सेल मिलेगी, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर डीएनए होगा। तो सबसे पहला लक्ष्य ये होगा कि डीएनए को आइसोलेट किया जाए। लिखो, तो जो पहला स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। कैसे करोगे ये नहीं पढ़ना है, करेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए मान लेते हैं आपके हाथ में आ गया, ये डीएनए है। इसकी फिंगर प्रिंटिंग स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, इसकी कॉपी बनवा लेते हैं। क्यों? हो सकता है फिंगरप्रिंट की प्रोसेस के दौरान ये लॉस हो जाए, और बड़ी मुश्किल से एक सेल मिली थी सस्पेक्टेड की, और उसका डीएनए मिला था, और वो भी प्रोसेस में खराब हो गया, तो क्या करोगे? तो इस्तेमाल करने से पहले, फिंगर प्रिंटिंग करने से पहले काम करते हैं, इसकी कॉपी बनवा लेते हैं। तो दूसरा जो स्टेप होगा, मेकिंग कॉपी ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। बताओ कैसे कॉपी बनवाओगे? फोटो कॉपी वाले के पास जाएंगे और कहेंगे भैया इसकी 10 सेट निकाल के दे दो? ऐसा तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे? तो देखिए, या तो क्लोनिंग करवा लो, या तो क्लोनिंग करवा लो, और या तो पीसीआर। तो क्लोनिंग काहे नहीं करवाते हैं? तो क्लोनिंग के साथ समस्या है। क्लोनिंग में उस पर्टिकुलर डीएनए को किसी वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा। इतना बड़ा वेक्टर भी तो होना चाहिए जो इतने बड़े डीएनए को जोड़ सके अपने में। फिर तो टुकड़े टुकड़े काटोगे, तो फिर टुकड़े टुकड़े काटोगे तो जीवन सीक्वेंसिंग शुरू हो जाएगी। तो इससे अच्छा है क्या करते हैं, पीसीआर कर लेते हैं, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, या पीसीआर कर लेते हैं। तीसरा स्टेप, अब कॉपी बन गई तो खोने का टेंशन नहीं है, बहुत सारी कॉपी रखी, इस्तेमाल करना शुरू करें। तो मेक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। कैसे? तो वही डीएनए डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। इंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज इंजाइम का इस्तेमाल करके डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, बांट देंगे। फिर चौथा स्टेप है, सारे टुकड़ों को अलग भी तो करना है साइज के हिसाब से। अभी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जो बड़े साइज होते हैं वो पहले रह जाते हैं, और जो छोटे साइज होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो सेपरेशन करेंगे ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑन बेसिस ऑफ क्या, साइज। कैसे? बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर जेल प्लेट से डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। किससे? तो जेल प्लेट से कहाँ ले जाओगे, नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की प्लेट पर ले जाते हैं, और इस प्रोसेस को ब्लॉटिंग कहते हैं। सदर नाम के वैज्ञानिक ने डेवलप किया, इसको सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। सदर ब्लॉटिंग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। डीएनए फ्रेगमेंट को कहां से कहां, जेल प्लेट टू नाइट्रो सेलुलोज प्लेट या नायलॉन प्लेट।
वहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर करेंगे, अब ज़रा यहीं रुक जाइए, इधर देखिए। जैसे मान लेते हैं कि ये नाइट्रोसेलुलोज की लेयर है और इस पर डीएनए के फ्रेगमेंट है, ये मान लेते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट ऐसे पड़े हैं। तो डीएनए के फ्रेगमेंट ऐसे आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो या तो इनकी स्टेनिंग कर दो इथिडियम ब्रोमाइड वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है, या इसका एक और तरीका निकाला गया, क्या, इसका हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं सिंथेटिक डीएनए से। वो सिंथेटिक डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो आपका बनाया हुआ हो, जिसका सीक्वेंस आपको पता हुआ हो, उसको प्रोब कहते हैं। तो आप प्रोब का इस्तेमाल करोगे, और प्रोब जो यहाँ इस्तेमाल करोगे हाइब्रिडाइजेशन में, उसको कहते हैं VNTR। तो वही है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वो प्रोब आप इस्तेमाल करोगे, हाइब्रिडाइजेशन करा दोगे। हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाएगा तो इसकी फिल्म बनाओगे। फिल्म बनाने की प्रोसेस का नाम ऑटो रेडियोग्राफी, क्योंकि जो प्रोब होता है उसके ऊपर रेडियो एक्टिव टैग होता है, वो फ्लोरेसेंट इस्तेमाल होता है। तो ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, उससे बन जाएगी आपके पास एक फिल्म, जिसे ऑटो रेडियोग्राफिक फिल्म या प्लेट कहोगे। उसी पर बैंड ऑफ डीएनए आपको चमकते हुए दिखाई पड़ेगा। जब तक ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करोगे तब तक बैंड चमकते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ तक भी कुछ खास नहीं कि अब यहीं से रियल में स्टार्ट हुआ है। तो 6 नंबर पर करोगे हाइब्रिडाइजेशन। बाई या विद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए विद रेडियो एक्टिव प्रोब VNTR, ये क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। प्रोब आरएनए भी होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी प्रोब का काम करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी प्रोब काम करते हैं। अभी आया है पिछले साल, लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी में बताएंगे। 7 नंबर ऑटो रेडियोग्राफी और मेकिंग रेडियोग्राफिक फिल्म, जिस पर मिलेंगे बैंड ऑफ डीएनए। तो एलेक्स जेफरी ने इसमें कौन सा नया काम कर दिया, ध्यान से सुने। एलेक्स जेफरी का असली योगदान इस प्रोसेस में ये VNTR बनाना है। ये जो रेडियो लेबल्ड या रेडियो एक्टिव प्रोब है, ये कहाँ से लाए, तो ये बनाने का काम किसका है, एलेक्स जेफरी का। उन्होंने कहा कि बना के देते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे, तभी वो पेयरिंग हो जाएगी, तभी वो फिल्म बन पाएगी, वरना इस पूरी प्रोसेस का कोई मतलब नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। लिख लिया, जरा एनसीईआरटी खोलो, कुछ पॉइंट यहां से लिख लेंगे। टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डेवलप किया, एलेक्स जेफरी। अभी इसको लिख लेंगे एक बात। इन्होंने यूज किया क्या, सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब विद हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका नाम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट या शॉर्ट फॉर्म में VNTR कहते हैं। इस टेक्निक में सदर्न ब्लॉट भी यूज किया गया और रेडियो लेबल्ड VNTR भी यूज किया गया एज ए प्रोब। पहला स्टेप आइसोलेशन, इसी जगह होना चाहिए क्या, पॉलीमराइजेशन बाय PCR,
कॉपी बनाना है, पीसीआर होगा, फिर डाइजेशन हो जाएगा, फिर सेपरेशन हो जाएगा किसके द्वारा, और फिर ट्रांसफर कर दोगे ब्लॉटिंग कहाँ से, तो इसको सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर पहुंचाओगे, चाहे वो नाइट्रोसेलुलोज की हो चाहे नाइलॉन की हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है हाइब्रिडाइजेशन बाय रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। उसके बाद डिटेक्ट करोगे हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट को कैसे, ऑटो रेडियोग्राफी, और क्या मिलेगी, एक फोटोग्राफिक फिल्म मिलेगी। साइड में जरा लिख लीजिए वीएनटीआर, इससे जुड़े 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए साइड में, वीएनटीआर रटने वाले सवाल। इसके ठीक सामने लिख दीजिए पहला क्वेश्चन ये वीएनटीआर, ठीक सामने सैटेलाइट डीएनए, फिर उसके नीचे ये लिख दीजिए मिनी सैटेलाइट। सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट, उसके नीचे लिख दीजिए रेडियो लेबल्ड प्रोब। रेडियो लेबल्ड प्रोब क्वेश्चन है। पहला क्या लिखा, सैटेलाइट डीएनए, दूसरा क्या लिखा, मिनी सैटेलाइट, तीसरा रेडियो लेबल्ड प्रोब। उसका क्या एरो करके लिखिए, मेक बाय एलेक जेफरी, ये जेफरी ने ही बनाया था। इसका साइज लिख दीजिए, साइज 0.1 से 20 किलो बेस। अब न लिखिए था, देखिए स्मॉल डीएनए सीक्वेंस है, अरेंज टेंडेमली इन मेनी कॉपी नंबर। कॉपी नंबर वेरी करता है, मैं पीछे लिखा चुका हूं ना, ये कॉपी नंबर वेरी करता है क्रोमोसोम से क्रोमोसोम, नंबर ऑफ रिपीट सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, साइज ऑफ वीएनटीआर इतना हो गया। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद किससे, वीएनटीआर प्रोब, क्या करोगे, जो फिल्म मिलेगी, सुनो फिल्म का नाम लिखो, ऑटो रेडियोग्राम कहते हैं इसको। और जो स्टेप में लिखे थे ना, स्टेप में लिखा था ना ऑटो रेडियोग्राफिक फिल्म, उसके बगल में लिखिए ऑटो रेडियोग्राम। इसमें क्या मिलेंगे, ढेर सारे बैंड मिलेंगे डिफरेंट साइज के। दीज बैंड गिव कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल डीएनए, इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल विद इन पॉपुलेशन। किस केस को छोड़ के, तो ये पॉइंट टिक कर लीजिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन। तो ये भी जब हम एप्लीकेशन लिखेंगे वहां इस बात को लिख लेंगे कि दो लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कब अलग नहीं होगी। तो अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन है या आइडेंटिकल ट्विन है तो उनका दोनों लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होगा, सेम होगा। सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक हैज बीन इंक्रीज बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, अगर उसको पढ़ेंगे वहां। डीएनए फ्रॉम ए सिंगल सेल, ये इनफ है, परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस इन एडिशन टू द एप्लीकेशन ऑफ फोरेंसिक साइंस, इट हैज मच वाइडर एप्लीकेशन सच एज determining population and genetic diversities. Currently many different probe are used to generate DNA fingerprint. इधर आ जाओ, ये वो डीएनए है जो क्राइम सीन से मिला, मतलब सस्पेक्टेड टिश्यू मिला, उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लिए। नंबर ऑफ रिपीट देखो कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार रिपीट है। और क्रोमोसोम 7 में यही देखो कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। ध्यान से सुन लो, जो सस्पेक्टेड टिश्यू मिला है उसके क्रोमोसोम नंबर 7 पर, इस क्रोमोसोम 7 में एक कहां से आया होगा, मदर से, और एक कहां से आया होगा, फादर से। तो फादर ने वही सीक्वेंस कितनी बार रिपीट करके दिया है और मदर ने 9 बार। ऐसे क्रोमोसोम 2 पर भी देख लो, जो रिपीटेड सीक्वेंस है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रिपीट, और इसमें 7 बार। अच्छा इसमें देखो 16 नंबर में केवल 2 बार रिपीट है, और यहाँ 1 2 3 4 5 बार रिपीट है। इसका फिंगरप्रिंट बना लिया, तो ये वाला रिपीट का बैंड यहाँ नजर आया,
ये वाले का बैंड यहाँ नजर आया, ये वाले का यहाँ नजर आया, ये वाले का यहाँ नजर आया, ये और कम नीचे नजर आया, और ये और नीचे। यहाँ क्यों नजर आया? सबसे छोटा होगा ना तो सबसे दूर नजर आएगा ना, वो सबसे बड़ा वाला ऊपर नजर आएगा। ये रख लिया गया लैब में बना के, वो कहा पकड़ पकड़ के लाओ जिन पे शक है। तो देखो भैया, दो लोग पकड़ में आए, एक लोग ये पकड़ में आए हैं इंडिविजुअल ए, और एक लोग इंडिविजुअल बी पकड़ में आए हैं। तो ए ने कहा भैया हमारा सैंपल ले लो और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके ऑटो रेडियोग्राम बना लेना और हमको भी दे देना। तो ये ऑटो रेडियोग्राम जब इनके क्रोमोसोम का बनाया गया और इनके क्रोमोसोम का बनाया गया, तो दो नई प्लेटें बनके तैयार हुई। एक प्लेट ये तैयार हुई है, एक प्लेट ये तैयार हुई है। देखो क्या इससे इससे मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा। ए से बोलेंगे तुम घर जाओ, तुम्हारी छुट्टी होगी, तुम्हारा सिलेबस खत्म, ठीक है। बी से कहेंगे तुम्हारा मैच कर गया है, तुम यहीं अब रुको, ठीक है। तो क्राइम किसने किया? बी वाले ने किया। अब सजा क्या होगी वो अलग मसला है। अरे वो क्राइम क्या है इससे पता चलेगा ना, पैसे फांसी हो जाएगी। है? चलो पहला पॉइंट लिख लो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप बाय एलेक जेफरी। क्वेश्चन जरा चेंज करेगा, इंडियन साइंटिस्ट ऑफ डीएनए फिंगर तो प्रोफेसर लालजी सिंह। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, इनका नाम आएगा, और दुनिया में एलेक जेफरी का नाम है। एप्लीकेशन, देखो रामदेव मिश्रा उसमें है इकोलॉजी में, और इस बार आ गए थे, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दो एप्लीकेशन है। पहला है इन फॉरेंसिक साइंस, टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल, और दूसरा टू सॉल्व पैटर्निटी डिस्प्यूट। क्योंकि इंडिविजुअल का जो डीएनए फिंगरप्रिंट होगा वो 50% मैच करेगा किससे? मदर से, और 50% मैच करेगा किससे? फादर से। दो लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंट एग्जैक्टली सेम होगा कब? जब वो दोनों लोग मोनोजाइगोटिक ट्विन या आइडेंटिकल ट्विन होंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विन, have same
डीएनए, फिंगरप्रिंट,